क्या होगा अगर मैं कहूं कि आज की दुनिया में इंसान जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मल्टीटास्किंग की आदत है। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि लोग तो अक्सर बहुत गर्व से कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। मतलब लोग कहते हैं कि वे एक ही समय में ईमेल भी लिख सकते हैं, मीटिंग में भी बैठ सकते हैं और अपना फोन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च एक बहुत ही भयानक सच सामने लाती है। हाँ, वो जो 40 सेकंड वाला डेटा है। हाँ, दफ्तर में काम करते वक्त कोई भी इंसान औसतन सिर्फ 40 सेकंड तक ही एक स्क्रीन या एक काम पर टिक पाता है। सिर्फ 40 सेकंड। ये सच में डराने वाला आंकड़ा है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी संकट को समझने वाले हैं। हमारे पास क्रिस बेली की बेहद चर्चित किताब हाइपर फोकस के अंश हैं, और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में खुद को थकाए बिना कम काम करके ज्यादा हासिल कैसे किया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी चर्चा है। हाँ, क्योंकि बात सिर्फ समय बचाने की नहीं है, बात उस मानसिक क्षमता को वापस पाने की है जिसे लगातार बजते नोटिफिकेशंस और सूचनाओं के सैलाब ने लगभग खत्म कर दिया है। सही कहा। और इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी की जो पुरानी परिभाषा है उसे पूरी तरह से भूलना होगा। मतलब वो जो हसल कल्चर है कि बस काम करते रहो। एग्जैक्टली। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि दिन के 24 घंटे काम करना या एक मशीन की तरह लगे रहना ही प्रोडक्टिव होना है। अच्छा। लेकिन क्रिस बेली के शोध का मुख्य आधार ये है कि उत्पादकता का मतलब ज्यादा काम करना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर असल मतलब क्या है? इसका मतलब है सही चीज पर सही ध्यान केंद्रित करना। बस किताब में ना 2 मानसिक अवस्थाओं का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। पहला है हाइपर फोकस। हाइपर फोकस, नाम से ही लग रहा है कि बहुत गहरा फोकस। हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान किसी एक काम में इतनी गहराई से डूब जाता है कि आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। और दूसरा है स्कैटर फोकस, जो इसका एकदम उलट है। एकदम उलट मतलब ध्यान ना देना। हाँ, मतलब दिमाग को बिना किसी पाबंदी के भटकने देना, उसे खुला छोड़ देना। ये दोनों ही अवस्थाएं इंसान की सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन आज की जो जीवन शैली है उसमें ये दोनों ही गायब हो चुकी हैं। और मुझे लगता है कि इसके गायब होने का सीधा संबंध इस बात से है कि आज हमारा ध्यान असल में जा कहाँ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सूचनाओं के बोझ या इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात करें तो ध्यान आज दुनिया की सबसे कीमती मुद्रा बन गया है। मतलब करेंसी है ये आज की। हाँ, अटेंशन इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। एग्जैक्टली। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरो साइंटिस्ट और इंजीनियर काम पर रख रही हैं, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इंसान की स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, वो आपको हुक करके रखना चाहते हैं। और इसी खिंचतान का नतीजा है कि आज किसी भी विषय पर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। लोग एक लेख का सिर्फ शीर्षक पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि उन्हें पूरी बात समझ आ गई। और इसी उथली सोच के कारण ना मानसिक थकान आज एक महामारी बन चुकी है। मानसिक थकान, जिसे लोग बर्नआउट भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वे असल में उस मानसिक थकान को और बढ़ा रहे होते हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज इंसानी दिमाग के लिए बनी ही नहीं है। सच में? मतलब हम जो सोचते हैं कि हम 2 काम एक साथ कर रहे हैं वो झूठ है। बिल्कुल झूठ है। हमारा दिमाग एक साथ 2 संज्ञानात्मक या सोचने समझने वाले काम कर ही नहीं सकता। तो फिर असल में हो क्या रहा होता है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति फोन पर बात करते हुए एक जरूरी ईमेल टाइप कर रहा होता है तो उसका दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच कर रहा होता है। अच्छा, तो वो बस गियर बदल रहा है बार बार। एग्जैक्टली। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये स्विचिंग इतनी तेज होती है कि हमें लगता है हम सब एक साथ कर रहे हैं। पता है, मल्टीटास्किंग को मैं हमेशा एक कंप्यूटर एनालॉजी से देखता हूँ। बताइए। ये एक ऐसे वेब ब्राउजर की तरह है जिसमें एक साथ 30 भारी टैब खुले हों। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। भले ही स्क्रीन पर एक ही टैब खुला दिख रहा हो, लेकिन पीछे चल रहे बाकी 29 टैब लगातार रैम और बैटरी को चूस रहे होते हैं। प्रोसेसर गर्म हो जाता है और पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। क्या इंसानी दिमाग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो रहा है? सच कहूं तो
उस एनालॉजी को अगर न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखें तो असल में स्थिति ब्राउज़र टैब से भी बदतर है। बदतर वो कैसे? क्योंकि कंप्यूटर तो फिर भी बिना ज़्यादा नुकसान के स्विच कर लेता है, लेकिन इंसानी दिमाग को एक कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी चुकानी पड़ती है। कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी मतलब ध्यान बदलने की कीमत। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं। जब दिमाग एक काम मान लीजिए किसी स्प्रेडशीट पर फोकस कर रहा है और तभी व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है, जो कि हर 2 मिनट में आता ही है। हाँ, तो जैसे ही ध्यान व्हाट्सएप पर जाता है, दिमाग को उस स्प्रेडशीट के सारे नियमों, नंबरों और संदर्भ को अपनी वर्किंग मेमोरी से खाली करना पड़ता है ताकि वो व्हाट्सएप मैसेज के संदर्भ को लोड कर सके। अरे बाप रे। और फिर मैसेज का जवाब देने के बाद दिमाग को दोबारा व्हाट्सएप के संदर्भ को मिटाकर स्प्रेडशीट की दुनिया को वापस लोड करना पड़ता है। यानी हर बार ध्यान भटकने पर दिमाग के अंदर डेटा को डिलीट करने और फिर से डाउनलोड करने की एक पूरी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया मुफ्त में नहीं होती। हर बार जब ये स्विच होता है तो दिमाग का ग्लूकोज खर्च होता है। अच्छा, तभी हम इतना थका हुआ महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। यही कारण है कि दिन भर सिर्फ कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हुए और फोन चेक करते हुए भी इंसान शाम तक शारीरिक रूप से टूट चुका होता है। हाँ, मतलब कोई पत्थर तो तोड़े नहीं, फिर भी इतनी थकान। क्योंकि उसकी ऊर्जा काम करने में कम और काम बदलने के इस मानसिक घर्षण में ज्यादा खर्च होती है। काम में गलतियां बढ़ती हैं और किसी भी काम में वो गहराई नहीं आ पाती जो बेहतरीन नतीजों के लिए जरूरी है। समझ गया। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही काम करना यानी सिंगल टास्किंग ही असली प्रोडक्टिविटी का रहस्य है। ये कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी वाला कॉन्सेप्ट ये साफ कर देता है कि क्विक चेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब लोग कहते हैं ना कि बस 1 सेकंड के लिए फ़ोन देख लूँ। हाँ, वो सबसे बड़ा धोखा है। 1 सेकंड के लिए फ़ोन देखने का मतलब सिर्फ 1 सेकंड का नुकसान नहीं है, बल्कि उस पूरे मानसिक प्रवाह का टूट जाना है। बिल्कुल सही। तो अगर मल्टीटास्किंग सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है और हाइपर फोकस ही सही रास्ता है, तो उस गहरी एकाग्रता की अवस्था तक पहुंचने का असल तरीका क्या है? इसके लिए 2 तरह की बाधाओं को समझना होगा। ठीक है, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बाहरी रुकावटों को तो इंसान फोन बंद करके या दफ्तर का दरवाजा बंद करके रोक लेगा। हाँ, किताब के 11वें अध्याय में भी साफ मेज और शांत वातावरण की बात की गई है, जो समझ आता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मेज पर बहुत सारी चीजें बिखरी होंगी तो दिमाग को भटकने के लिए विजुअल ट्रिगर मिलते रहेंगे। लेकिन उस आवाज का क्या करें जो दिमाग के अंदर से आ रही है? अंदरूनी बाधाएं। हाँ, जैसे मुझे बोरियत हो रही है या अरे मुझे तो वो बिजली का बिल भरना था। इन अंदरूनी बाधाओं को म्यूट कैसे किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब बाहरी शोर बंद होता है ना, तब अंदर का शोर सबसे ज्यादा सुनाई देता है, और ये इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब जब कमरे में सन्नाटा होता है तब दिमाग सबसे ज्यादा चीखता है। बिल्कुल, और इसका सीधा संबंध डोपामाइन से है। आज के डिजिटल माहौल ने दिमाग को लगातार बिना किसी मेहनत के मिलने वाले डोपामाइन की आदत डाल दी है। हाँ, एक रील स्क्रॉल की और डोपामाइन मिल गया। सही कहा। तो जब कोई व्यक्ति फोन दूर रखकर किसी मुश्किल काम पर बैठता है, तो शुरुआत के कुछ मिनटों में दिमाग विद्रोह करता है। उसे वो सस्ता और तेज रिवॉर्ड चाहिए होता है, और जब वो नहीं मिलता तो दिमाग खुद ही इमरजेंसी पैदा करने लगता है कि अचानक से कोई पुराना अधूरा काम याद आ जाएगा या अचानक बहुत तेज भूख लगने लगेगी। ये दिमाग की एक चाल है ताकि व्यक्ति उस मुश्किल काम को छोड़कर कुछ आसान कर ले। अरे वाह! तो ये अंदरूनी बाधा असल में दिमाग का एक तरह का विड्रॉल सिंड्रोम है। जैसे किसी नशे की आदत छूटने पर शरीर प्रतिक्रिया देता है, वैसे ही। हाँ, इसे बिल्कुल इसी तरह समझा जा सकता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इससे बचें कैसे? इन अंदरूनी आवाजों को शांत करने का तरीका ये है कि जब भी काम करते वक्त कोई ऐसा ख्याल आए कि मुझे ये चेक करना है या वो बिल भरना है, तो उस काम को छोड़कर जाने के बजाय उसे बस पास रखे कागज पर लिख लेना चाहिए। अच्छा, बस लिख लें। हाँ, इसे दिमाग को ये भरोसा दिलाना कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन मैं ये काम बाद में करूंगी। क्या बात है! मतलब दिमाग को तसल्ली दे दी। बिल्कुल। और धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति लगातार एक समय में एक ही काम करने की आदत डालता है, तो डोपामाइन की वो तलब कम होने लगती है। दिमाग को ये समझ आ जाता है कि अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो अध्याय 5 और 7 में जो ध्यान को एक मांसपेशी या मसल की तरह बताया गया है,
वो विचार यहाँ बहुत सटीक बैठता है। एकदम सटीक। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस किसी के अंदर जन्म से है या नहीं। ये सचमुच एक मांसपेशी की तरह काम करता है। मतलब इसे ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, लगातार 15-30 सेकंड के वीडियो देखने की जो आदत समाज में बन गई है ना, उसने इस फोकस की मांसपेशी को सुकड़ा कर बहुत कमजोर कर दिया है। सच में? इसे वापस मजबूत करने के लिए इसका व्यायाम करना होगा। अगर इसे जिम की एनालॉजी से समझे तो कोई भी व्यक्ति पहले ही दिन 100 किलो का वजन नहीं उठा सकता। बिल्कुल नहीं, वो तो गिर ही जाएगा। हाँ, अगर कोई कोशिश भी करेगा तो उसे चोट ही लगेगी और वो हार मान लेगा। उसी तरह अगर किसी का दिमाग हर 5 मिनट में फोन चेक करने का आदी हो चुका है तो वो अचानक से ये तय नहीं कर सकता कि आज मैं लगातार 4 घंटे तक बिना उठे किताब पढ़ूंगा। हाँ, ये बहुत अवास्तविक लक्ष्य है। उसे छोटे स्तर से शुरुआत करनी होगी। शायद पहले 15 मिनट का हाइपर फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाना होगा। बिल्कुल, लेकिन इस तुलना में एक छोटा सा पेंच है। अच्छा, वो क्या? आता है, लेकिन फोकस की ट्रेनिंग में ऊर्जा का संचय सबसे ज्यादा जरूरी है। फोकस केवल टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब शारीरिक ऊर्जा। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे अपने कैलेंडर को पूरी तरह से ब्लॉक कर लें तो वे बहुत ज्यादा काम कर लेंगे। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग बहुत मशहूर है आजकल। लेकिन अगर किसी ने रात में सिर्फ 4 घंटे की नींद ली है, शरीर में पानी की कमी है और डाइट खराब है, तो वो इंसान चाहे कितने भी शांत और फोन फ्री कमरे में बैठ जाए, उसका दिमाग उस गहरी हाइपर फोकस की अवस्था में प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो मतलब शरीर साथ नहीं देगा तो दिमाग भी फोकस नहीं करेगा। एग्जैक्टली। फोकस करने के लिए दिमाग को भारी मात्रा में शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि असली चुनौती समय की कमी नहीं है, बल्कि ऊर्जा की कमी है। बिल्कुल सही। और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे सफल और प्रोडक्टिव लोग हमेशा भागते दौड़ते या व्यस्त नजर नहीं आते। हाँ, वो हमेशा शांत दिखते हैं। क्योंकि वे हर छोटी बड़ी चीज को करने की कोशिश ही नहीं करते। किताब में एक बहुत ही व्यवहारिक नियम का जिक्र है, रूल ऑफ 3, यानी 3 सबसे जरूरी कामों का नियम। हाँ, रूल ऑफ 3। ये नियम निर्णय लेने की थकान या जिसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं, उसे खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। डिसीजन फटीग मतलब सोचते सोचते ही थक जाना। हाँ, जब किसी के सामने 20 कामों की एक लंबी टू डू लिस्ट होती है ना, तो दिमाग ये तय करने में ही अपनी आधी ऊर्जा बर्बाद कर देता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। बिल्कुल, वो लिस्ट देखकर ही पसीना आ जाता है। तो रूल ऑफ 3 बहुत सरल है। हर दिन की शुरुआत में ये सोचना है कि आज रात सोने से पहले वो कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम है जो हर हाल में पूरे होने चाहिए। सिर्फ 3 काम? सिर्फ 3 काम। बस वो 3 काम चुनने हैं और दिन की सबसे बेहतरीन ऊर्जा, सबसे गहरा हाइपर फोकस उन 3 कामों पर लगा देना है। और बाकी कामों का क्या? बाकी के सारे काम जैसे ईमेल का जवाब देना, रूटीन मीटिंग्स, ये सब उस समय किए जा सकते हैं जब इंसान की ऊर्जा का स्तर कम हो, दोपहर के बाद या शाम को। ये तरीका तो उस घबराहट को जड़ से खत्म कर देता है जो दिन भर ये सोचने से आती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल। तो हम अब तक बात कर रहे थे कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को कैसे रोका जाए, एक काम पर कैसे टिके रहा जाए और दिमाग को एक ही जगह कैसे बांधा जाए, यानी पूरी तरह से अनुशासन और कड़ी मेहनत की बात। हाँ, हाइपर फोकस। लेकिन अगर मैं कहूं कि कभी-कभी जानबूझकर ध्यान भटकाना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये बहुत ही मजेदार हिस्सा है इस किताब का। स्रोत सामग्री के अध्याय 8 में स्कैटर फोकस का जो कॉन्सेप्ट है वो उत्पादकता के हर पारंपरिक नियम को तोड़ देता है। स्कैटर फोकस शायद इस पूरी किताब का सबसे क्रांतिकारी और गलत समझा जाने वाला विचार है। गलत समझा जाने वाला क्यों? क्योंकि आज के समय में कुछ ना करना या बोर होना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। हाँ, लोग तो खाली बैठ ही नहीं सकते। किसी के पास अगर लिफ्ट का इंतजार करते हुए 10 सेकंड भी खाली होते हैं ना, तो वो तुरंत फोन निकाल लेता है। दिमाग को हर वक्त किसी ना किसी इनपुट की जरूरत महसूस होती है। तो फिर स्कैटर फोकस क्या है? क्या ये समय बर्बाद करना है? बिल्कुल नहीं। स्कैटर फोकस का मतलब समय बर्बाद करना नहीं है। इसका मतलब है दिमाग को जानबूझकर खुला छोड़ देना। खुला छोड़ देना? हाँ, उसे किसी एक विचार या काम पर केंद्रित ना करके बस यूं ही ख्यालों में भटकने की आजादी देना, डे ड्रीमिंग की तरह। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में या सामान्य जीवन में भी
खिड़की से बाहर यूं ही घूरते रहना या बिना कुछ सुने टहलने जाने को तो समय की बर्बादी ही माना जाता है। सवाल ये है कि कुछ ना करना किसी इंसान के लिए प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब हमारे दिमाग की न्यूरोकेमिस्ट्री में छुपा है। अच्छा, हाँ। जब कोई व्यक्ति हाइपर फोकस में होता है तो वो बाहर से नई जानकारी को ग्रहण कर रहा होता है या काम निपटा रहा होता है। इसे ऐसे समझें कि हाइपर फोकस के दौरान दिमाग अलग अलग डॉट्स या बिंदु इकट्ठा करता है। ठीक है, जानकारी जमा कर रहा है। लेकिन दिमाग को उन डॉट्स को जोड़ने के लिए एक खाली जगह की जरूरत होती है। जब हम दिमाग को कोई नया इनपुट नहीं देते, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, तब दिमाग का एक खास हिस्सा जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। अरे, ये वही स्थिति है ना जहां अक्सर लोगों को नहाते समय अचानक किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है, जिसे शावर थॉट्स कहते हैं। बिल्कुल वही, एग्जैक्टली। उस खाली समय में, उस तथाकथित बोरियत में, दिमाग पृष्ठभूमि में उन सभी जानकारियों और अनुभवों को जोड़ रहा होता है जो उसने पहले इकट्ठा किए थे। तो बोरियत बुरी चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। बोरियत असल में रचनात्मकता की जननी है। जब दिमाग शांत होता है और उस पर किसी बाहरी जानकारी का दबाव नहीं होता, तभी वो पुरानी बातों के बीच नए संबंध बनाता है। क्या बात है। वो भविष्य की योजनाएं बनाता है, कल्पनाएं करता है और समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढता है जो लगातार स्क्रीन घूरते रहने या लगातार काम करते रहने से कभी नहीं मिल सकते। इसका मतलब है कि लगातार कान में ईयरफोन लगाकर पॉडकास्ट सुनते हुए टहलना या ट्रेन में सफर करते हुए लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना असल में दिमाग को वो जरूरी प्रोसेसिंग टाइम नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं दे रहा। हम बस इनपुट डालते जा रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे किसी खेत में लगातार बीज बोए जा रहे हों और लगातार पानी डाला जा रहा हूं, लेकिन उसे पनपने के लिए कभी खाली ना छोड़ा जाए। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब अगर खेत को कुछ समय के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाएगा तो फसल कभी बड़ी नहीं होगी। यही कारण है कि जानबूझकर बोर होना आज के युग में एक तरह की सुपर पावर है। सुपर पावर? हाँ, दिमाग को बिना किसी बाहरी इनपुट के समय चाहिए। इसलिए कभी कभी फोन को दराज में रखकर बस खिड़की से बाहर देखना या बिना किसी गैजेट के शांत रास्ते पर टहलना किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी रचनात्मक क्षमता दोनों के लिए संजीवनी का काम करता है। अरे वाह! अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन उभर कर सामने आता है। उत्पादकता का मतलब मशीन बनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके दो अलग अलग हिस्से हैं। एक तरफ हाइपर फोकस है जो किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से कम समय में और बिना गलती के पूरा करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये एक तरह का एग्जीक्यूशन या निष्पादन मोड है। हाँ, काम खत्म करने का मोड। और दूसरी तरफ स्कैटर फोकस है जो दिमाग को आराम देता है, उसे भटकने देता है और उसी भटकाव से रचनात्मकता पैदा करता है। ये क्रिएटिव मोड है। और पता है, इन दोनों मोड्स के बीच का जो पुल है वो है इंसान का ध्यान। किताब का एक वाक्य इसे पूरी तरह से परिभाषित कर देता है। आपका ध्यान आपकी वास्तविकता तय करता है। आपका ध्यान आपकी वास्तविकता तय करता है। बहुत गहरी बात है ना? दिन भर में एक इंसान जो कुछ भी देखता है, जो पढ़ता है और जिस पर अपना ध्यान लगाता है, वही उसकी सोच बनती है और अंततः वही सोच उसकी जिंदगी का रूप ले लेती है। कम काम करना लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण काम करना और उसे पूरे ध्यान के साथ करना, यही वो रहस्य है जो इस शोर भरी दुनिया में किसी को भी मानसिक शांति और सफलता दोनों दिला सकता है। ये बात एकदम स्पष्ट है कि जो कोई भी अपनी जिंदगी पर और अपने समय पर नियंत्रण चाहता है, उसे सबसे पहले अपने ध्यान पर नियंत्रण करना सीखना होगा। बिल्कुल, पहला कदम वही है। और आज के एल्गोरिदम और टेक कंपनियां इंसान का ध्यान चुराने में हर दिन ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा चालाक होती जा रही हैं। हाँ, वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं इस पर। तो अगर इंसान का ध्यान ही उसकी वास्तविकता तय करता है तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कैसा सवाल? क्या आने वाले दशकों में अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान स्किल बन जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में इंसानियत दो अलग अलग वर्गों में बंट जाएगी? एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग जो अपने ध्यान और अपनी एकाग्रता को नियंत्रित करना जानते हैं, जो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर रचनात्मक हो सकते हैं। और दूसरी तरफ वो विशाल भीड़ जिनका ध्यान, जिनकी वास्तविकता और जिनका पूरा जीवन मशीनों और एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित होता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। सवाल ये है कि भविष्य में कोई इंसान किस तरफ होना चाहेगा? उन लोगों की तरफ जो तकनीक को नियंत्रित करते हैं
या उन लोगों की तरफ जो खुद तकनीक द्वारा नियंत्रित होते हैं? इस विचार के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।